भगवती शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी में कक्षा एम.एड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है अपना शिक्षा का दार्शनिक आधार, फाउंडेशन ऑफ फिलॉसफी। टॉपिक है शिक्षा में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। मैं डॉक्टर गोविंद शर्मा आपको इस विषय पर आज इस टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक प्रयास करें, क्योंकि जब तक आप स्वयं एकाग्रत नहीं होंगे तो निश्चित रूप से है कि हम उसको अपने विवेक में, अपने दिमाग में नहीं बढ़ सकते। जिस प्रकार से कंप्यूटर या जो भी है टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम किसी चीज़ को फीड करते हैं दिमाग में, तभी होता है जब हमारा दिमाग कंसंट्रेट होगा। तो इस पर विशेष ध्यान रखें। आप छोटे बच्चे नहीं हो, एम.एड कर रहे हो, और एम.एड के वह विद्यार्थी एक तरह से अध्यापकों को तैयार करता है, कुशल अध्यापक तैयार करता है। तो आज आप स्वयं एक तरह से शिक्षक हैं और भविष्य में आप एक अच्छे शिक्षक तैयार करेंगे इस राष्ट्र के लिए। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें कि आप एम.एड कर रहे हैं, आप एम.एड के विद्यार्थी हैं, ये दिमाग में बात होनी चाहिए। शिक्षा में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण भारत की शिक्षा प्रणाली का नवीनीकरण और सुधार की दिशा में यात्रा है एक तरह से। यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जब तक हमारे लिए क्लियर नहीं होगा, ये एक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो इस दिशा में जो यात्रा है वो इन्हीं के आधार पर चलती है। आप देखते हो राजनीति के आधार पर कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। आज जो वैश्वीकरण है उसी के आधार पर आज संपूर्ण विश्व टिका हुआ है। वरना आज लोग पहले अपने बगल के गांव वालों को नहीं जानते थे, उनसे ही संपर्क नहीं हो पाता था। आज इस वैश्वीकरण की नीति से पूरा विश्व एक सशक्त बन रहा है, हर नागरिक के लिए सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। संकट का कारण, यानी भारत में आर्थिक सुधारों का उदय 1991 में चालू हुआ। पहला है इसमें संकट का कारण, घटिया प्रबंधन, घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रम, उच्च मुद्रास्फीति यानी लगभग 12% वर्ष थी, प्रति वर्ष 12% थी। विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी, यानी केवल 3 सप्ताह के लिए तक ही पर्याप्त मानी जाती थी। राष्ट्रीय ऋण सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 60%। नई आर्थिक नीति 1991 में सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई, जिसने देश की आर्थिक दिशा ही बदल दी। आज भारत जैसे राष्ट्र की भी, हमारे राष्ट्र की बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति है, मजबूती के साथ हम खड़े हैं। हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। नंबर 3, वैश्वीकरण की आवश्यकता। विश्व व्यापक संगठन, जिसे आप WTO बोलते हैं, का सदस्य बनना, IMF और विश्व बैंक से, यानी विश्व बैंक को ही हम IMF के नाम से जानते हैं शॉर्ट में, विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करना और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार के लिए आवश्यक है। उदारीकरण का शिक्षा पर प्रभाव, नियंत्रक से सुविधा प्रदाता। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ब्याज दरों को बाजार बलों द्वारा निर्धारित होने दिया और बैंकों को प्रबंधन निर्णयों में स्वतंत्रता दी। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, बाजार में प्रतिवर्ष बढ़ी, जिससे बैंकों को बेहतर प्रदर्शन के लिए स्वतंत्रता मिली और शिक्षा ऋण सुलभ हुए। यानी विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, सबके लिए ऋण लेने की स्वतंत्रता मिली। आवास बनाने के लिए ये एक प्रतिस्पर्धा का ही में वृद्धि ही है। आज हर शिक्षार्थी के लिए
हर नागरिक के लिए अपना व्यवसाय चलाने के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई सरकार की नीतियों के अनुरूप। इन बैंकों को बेहतर प्रदर्शन के लिए इसके लिए स्वतंत्रता दी गई। एक समय था कि ऋण लेना ही बड़ा दुर्लभ था। हमारे बैंकों के चक्कर लगाते लगाते चप्पलें जूते के साथ जाते थे। आज हर व्यक्ति जागरूक हो गया है। वो अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, अपना शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उस शिक्षा में जाने के लिए, अच्छा पाठ्यक्रम करने के लिए, व्यवसाय शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे सुलभ रूप में ऋण प्राप्त हो जाता है। निजीकरण और शिक्षा का व्यवसायीकरण। निजी क्षेत्र का योगदान। शिक्षा के प्रसार में निजी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बड़ी शिक्षण संस्थाएं इसका प्रमाण हैं। नंबर 2, व्यवसायीकरण का उदय। आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के कारण निजीकरण का अर्थ व्यवसायीकरण हो गया है। चिंता का विषय। व्यवसायीकरण के कारण शिक्षा आम लोगों की पहुंच से दूर होने का खतरा बढ़ गया है। शिक्षा दान या दाम का विषय। शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना है, लाभ कमाना नहीं। भाई शिक्षा जो है उसका कार्य क्या है? समाज की सेवा करना, एक अच्छा समाज का निर्माण करना, प्रत्येक नागरिक को सुदृढ़ बनाना, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, ऐसी शिक्षा देना कि हर नागरिक अपना जीवोपार्जन कर सके, वह शिक्षा है। ये नहीं है कि वो अपने लाभ के लिए करे। जिस प्रकार से नेताओं को देखा आपने, वो उनका नेता बनने का, पार्षद हो चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो, उनका मन में, उनके मन अंतरात्मा में जो उद्देश्य पर रहता है वो रहता है कि वो अपना लाभ कमा ले, कई पीढ़ियाँ उनकी टल जाए। वो पहला अपना देखते हैं, जबकि उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? समाज की सेवा करना होना चाहिए, देश का विकास करना होना चाहिए, जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। लेकिन उनका छुपा हुआ उद्देश्य क्या है? सब जानते हो आप, खुद का लाभ देखना। अपने लाभ के लिए कई जगह तो वो जनता के लिए समस्याएं भी उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा जो है उसका उद्देश्य क्या है? सेवा करना है। एक अध्यापक भी है तो ठीक है, वो उसके बदले में अपना जीविकोपार्जन के लिए कुछ वेतन पाता है, उस वेतन से अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य उसका क्या है? समाज की सेवा करना, एक अच्छे समाज का निर्माण करना। और जब एक अच्छा समाज बनेगा तो राष्ट्र विकसित होगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा। यह सवाल आज और प्रासंगिक हो गया है। गुणवत्ता बनाम विस्तार एक द्वंद्व है। विस्तार हुआ पर गुणवत्ता पर प्रश्न लग गया। विस्तार हुआ पर गुणवत्ता पर प्रश्न। व्यवसायीकरण के कारण शिक्षा का विस्तार तो हुआ है, परंतु शिक्षा की गुणवत्ता का विषय गौण हो गया है। नए संस्थान खुले पर मानकों का ध्यान नहीं है। नई शिक्षा नीति का संदर्भ। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में निजी शिक्षण संस्थाओं की भूमिका और शिक्षा के प्रसार के साथ गुणवत्ता की समस्या का अध्ययन महत्वपूर्ण है। आज शिक्षा में जो अहम भूमिका है वो निजी शिक्षण संस्थाओं की है। अगर निजी शिक्षण संस्थाएं नहीं होती तो प्रत्येक नागरिक या विद्यार्थी आज शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता। सरकार ने इतनी व्यवस्था भी नहीं कर पाई है। आज आप देखते हैं गांव-गांव, डाणी-डाणी में उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। आज उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। तो इसलिए निजीकरण जो है उसका राष्ट्र विकास में अहम योगदान है। अगर आज निजीकरण नहीं होता, सरकार के उसमें ही होता, सरकारी संस्थाओं पर ही शिक्षा आधारित रहती, तो आज हम शिक्षा में इतने आगे नहीं होते। आज हमारे देश में शिक्षा का विकास चरम सीमा पर है। एक समय था कि हमारे देश में लोग साक्षर भी नहीं थे। जैसा आपने सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा, पहचाना होगा। एक समय था कि सब सरकार के प्रयासों द्वारा केरल राज्य सबसे पहले साक्षर हुआ था। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो लोग शिक्षित तो छोड़ो, साक्षर भी नहीं थे। दस्तखत करना भी नहीं जानते थे, अक्षर भी लिखना नहीं जानते थे।
तो ये सब निजीकरण की देन है, जिससे शिक्षा हमारी आगे बढ़ी। आज प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, यानी साक्षर तो है ही कम से कम। ये मान लीजिए ऐसा कोई शायद ही कोई बालक होगा जो शिक्षा से वंचित होगा। सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा हो गई। हमारे संविधान में भी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा को सभी को शिक्षा का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत निजी संस्थाओं की या निजीकरण की अहम भूमिका है। तो नई शिक्षा नीति के संदर्भ में निजी शिक्षण संस्थाओं की भूमिका और शिक्षा के प्रसार के साथ गुणवत्ता की समस्या का अध्ययन महत्वपूर्ण है। भविष्य की राह, संतुलित विकास, संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लाभों को प्राप्त करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता सुनिश्चित करना। समावेशी शिक्षा, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो, न कि केवल कुछ विशेष अधिकार प्राप्त लोगों के लिए ही हो। समावेशी शिक्षा का मतलब ही है कि सभी को शिक्षा समान रूप से मिले, सभी को समान समझा जाए, चाहे वो दिव्यांग हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी जिले का हो, सबको समान रूप से शिक्षा मिली है और मिल रही है। राष्ट्र का भविष्य, शिक्षा नीतियों में संतुलन बनाकर ही भारत अपनी विकास यात्रा में सफल हो सकता है।